आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जो सच मानिए आपको किसी हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगेगी। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड की, इंटरनेशनल कूटनीति की और एक ऐसे टॉप सीक्रेट मिशन की जिसने लगभग हमारा इतिहास ही बदल दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, जून 2005 का वक्त है। दिल्ली के एक होटल के कमरे में एक बहुत ही हाई टेंशन मीटिंग चल रही है। कमरे में कौन है? भारत के सबसे बेहतरीन खुफिया अधिकारी और उनके साथ बैठे हैं दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स। तभी अचानक धाड़, मुंबई पुलिस दरवाजा तोड़कर उस कमरे में घुस आती है। पुलिस की बंदूकें तनी हुई हैं। कमरे में मौजूद वो खुफिया अधिकारी उन्हें रोकने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई फिल्मी सीन है? जी नहीं, ये 100% सच है। आखिर भारत का एक पूर्व खुफिया प्रमुख इन खूंखार अपराधियों के साथ बंद कमरे में क्या कर रहा था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द मास्टरमाइंड और जासूस। 257 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन 257 मासूम लोगों की संख्या है जिन्होंने 1993 के मुंबई बम धमाकों में अपनी जान गंवाई थी और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस पूरे खौफनाक हमले का मास्टरमाइंड कौन था? दाऊद इब्राहिम, जो भारत से भाग चुका था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पूरी सुरक्षा में कराची में किसी राजा की तरह रह रहा था। हमारी सरकार लगातार पाकिस्तान को डोजियर पे डोजियर दे रही थी, पक्के सबूत दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान वो हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब दे रहा था कि दाऊद उनके यहाँ है ही नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसियों में एक गहरी हताशा थी। सबको ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि सिर्फ कूटनीति और कागजी कार्रवाई से दाऊद को वापस लाना बिल्कुल नामुमकिन है। और ठीक इसी हताशा के बीच एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिनकी रणनीति हमेशा लकीर से हटकर रही है, अजीत डोभाल, जिन्हें अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। उस समय तक वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, एक सच्चा जासूस कभी रिटायर नहीं होता। उनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान वो बाकायदा रिक्शा वाले के भेस में स्वर्ण मंदिर के पास घूमते थे। मिजोरम में तो उन्होंने उग्रवादियों को अपनी बातों से ही तोड़कर भारत के पक्ष में कर लिया था। मतलब ये वो इंसान थे जो सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं थे, वो जमीन पर उतरकर ठोस एक्शन लेने में यकीन रखते थे। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो इस पूरी रणनीति का बेस था, लोहे को लोहा काटता है। देखिए, दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो बिल्कुल उसी की तरह सोचता हो और जिसके मन में दाऊद के लिए कूट कूट कर नफरत भरी हो। वो शख्स था छोटा राजन। एक वक्त था जब दाऊद और छोटा राजन जिगरी दोस्त हुआ करते थे। पूरे मुंबई पर इन दोनों का राज चलता था, लेकिन 1993 के उन बम धमाकों ने इस दोस्ती को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। राजन ने दाऊद की देशद्रोही हरकतों में उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। दाऊद ने इसे गद्दारी माना और फिर ये दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन बन गए। ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि साल 2000 में दाऊद ने राजन को जान से मारने के लिए बैंकॉक के एक अस्पताल में अपने शूटर भेज दिए। वो शूटर्स पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आए थे और उन्होंने राजन को गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन किस्मत देखिए, राजन किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। बस उस दिन के बाद से छोटा राजन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, दाऊद की मौत। और जैसा कि हम जानते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारतीय खुफिया तंत्र के लिए छोटा राजन इस सीक्रेट मिशन का सबसे परफेक्ट मोहरा बन गया था। और यहीं से नींव रखी जाती है हमारे तीसरे हिस्से की, ऑपरेशन ग्रैंड हयात। हुआ ये कि खुफिया इनपुट से एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी। पक्की खबर थी कि दाऊद की बेटी महरूख की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से तय हुई है और इस शादी का जो ग्रैंड रिसेप्शन था वो 23 जुलाई 2005 को दुबई के बेहद आलीशान ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। अब खुफिया रिपोर्ट्स ये भी बताती थी कि दाऊद अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और अंडरवर्ल्ड में अपना रुतबा और इज्जत बनाए रखने के लिए उसका अपने सुरक्षित कराची वाले बिल्ड से बाहर निकलकर इस रिसेप्शन में आना लगभग तय था। ये वही गोल्डन चांस था जिसका 1993 से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इस बेहद खुफिया ऑपरेशन की कमान तत्कालीन IB प्रमुख ने सौंपी अजीत डोभाल को। डोभाल ने तुरंत छोटा राजन से संपर्क किया और राजन ने अपने दो सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद शार्प शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इस काम के लिए चुन लिया। इन दोनों शूटर्स को एक खुफ्त जगह पर ले जाया गया जहां पूरे 3 हफ्ते तक उनकी कड़ी ट्रेनिंग हुई। उन्हें दुबई के फर्जी पासपोर्ट दिए गए। मास्टर प्लान ये था कि ग्रैंड हयात होटल के ठीक सामने वाली बिल्डिंग से एक बिल्कुल क्लियर स्नाइपर शॉट लिया जाएगा और दाऊद को होटल में कदम रखने से पहले ही ढेर कर दिया जाएगा। भागने के बैकअप रास्तों से लेकर होटल के चप्पे चप्पे के नक्शे तक सब कुछ रेडी था।
अब आप सोचिए, इस पूरे ऑपरेशन की सबसे ब्रिलियंट बात क्या थी? वो था प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का फैक्टर। मतलब अगर सब कुछ गलत हो भी जाए और ये शूटर पकड़े भी जाए तो दुनिया को यही लगेगा कि ये तो बस अंडरवर्ल्ड की कोई आम गैंग वॉर है। भारत सरकार बड़ी आसानी से मुकर सकती थी कि भाई ये तो दो गुंडों की आपसी रंजिश है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सच में कूटनीतिक नजरिए से ये एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी का चौथा हिस्सा, एक घातक टकराव। जुलाई 2005 में जब दिल्ली के एक होटल में अजीत डोभाल उन दोनों शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे, ठीक उसी वक्त मुंबई में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दरअसल विक्की मल्होत्रा मुंबई के कुछ बिल्डरों को फोन करके जबरन वसूली कर रहा था और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, जिसे डीसीपी धनंजय कमलाकर लीड कर रहे थे, वो महीनों से मल्होत्रा के पीछे पड़ी थी। पुलिस ने मल्होत्रा का एक फोन कॉल इंटरसेप्ट कर लिया और लोकेशन ट्रेस करते करते वो सीधे दिल्ली के उसी होटल के उसी कमरे तक पहुंच गए जहां ये टॉप सीक्रेट नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग चल रही थी। एक तरफ भारत का सबसे बड़ा खुफिया मिशन था और दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी कर रही लोकल पुलिस। 18 जुलाई का वो दिन, हथियारबंद मुंबई पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा सच में हैरान कर देने वाला था। एक तरफ देश के पूर्व खुफिया प्रमुख और दूसरी तरफ देश की ही पुलिस। चूंकि उस वक्त अजीत डोभाल आज जितने मशहूर चेहरा नहीं थे तो पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई। डोभाल ने पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश की कि देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप इन्हें अभी गिरफ्तार मत कीजिए। लेकिन मुंबई पुलिस के नजरिए से सोचिए, उनके लिए विक्की मल्होत्रा कोई सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि एक वांटेड क्रिमिनल था जिस पर मर्डर और वसूली के कई केस थे। उनके हाथ में अरेस्ट वारंट था और वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। यहाँ से मामला पूरी तरह हाथ से निकल गया। डोभाल ने तुरंत मुंबई की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मीरा बोरवनकर को फोन घुमाया और उन्हें इस मिशन की अहमियत समझाने की कोशिश की। बोरवनकर ने इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए मुंबई में ही आईबी के एक बड़े अधिकारी को फोन लगाया। लेकिन पेच यहाँ फंस गया क्योंकि ये ऑपरेशन पूरी तरह से ऑफ द बुक्स था, बिल्कुल सीक्रेट था। तो उस आईबी अधिकारी ने ऐसे किसी भी मिशन की जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? कमिश्नर बोरवनकर ने डोभाल की बात मानने से मना कर दिया। मुंबई पुलिस ने उन दोनों शूटर्स को हथकड़ी पहनाई और गिरफ्तार करके ले गई। दाऊद को मारने का वो मिशन उसी होटल के कमरे में दम तोड़ गया। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, इसके परिणाम और कुछ ऐसे सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आज दो अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं। पहली थ्योरी जो कमिश्नर मीरा बोरवनकर ने दी, उसके मुताबिक पुलिस को सच में इस राष्ट्रीय मिशन की कोई भनक नहीं थी। ये बस एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। लेकिन दूसरी थ्योरी वो बहुत गंभीर है। भारत के पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने बाद में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी असल में दाऊद इब्राहिम के पेरोल पर थे, यानी उन्हें दाऊद से पैसे मिलते थे और उन्होंने जानबूझकर इस ऑपरेशन को फेल किया था। ये आरोप आज भी भारतीय सुरक्षा तंत्र में एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा है। खैर, इस पूरे हंगामे पर खुद अजीत डोभाल का क्या कहना था? जब उनसे इस ऑपरेशन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही सहजता से सब कुछ नकार दिया। उनका ये बयान बहुत मशहूर है, मैं तो उस दिन अपने घर पर फुटबॉल मैच देख रहा था। और यही है जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित नियम, पूर्ण गोपनीयता, जहां किसी भी ऐसे गुप्त ऑपरेशन को ऑफिशियली कभी स्वीकार ही नहीं किया जाता। इस पूरे वाकये का जो अंजाम हुआ वो काफी निराशाजनक था। 23 जुलाई 2005 को दुबई के उसी ग्रैंड हयात में रिसेप्शन हुआ। दाऊद बड़े आराम से वहां आया, उसने रिसेप्शन अटेंड किया और सुरक्षित वापस भी चला गया। हमारा ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका था। बाद में फरीद तनाशा को जमानत तो मिल गई, लेकिन 2010 में दाऊद के गुर्गों ने उसके घर में ही घुसकर उसकी हत्या कर दी। विक्की मल्होत्रा अंडरवर्ल्ड की उस काली दुनिया में कहीं गायब हो गया। और छोटा राजन 2015 में जब अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके थे, तब राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। वैसे कई लोग ये भी मानते हैं कि वो कोई गिरफ्तारी नहीं बल्कि दाऊद के कहर से राजन को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो इस पूरी कहानी को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 2005 की इस विफलता के बाद 2013 में रॉ ने दाऊद को खत्म करने के लिए एक बार फिर सुपर बॉयज नाम से एक मिशन प्लान किया था। कमांडो पाकिस्तान पहुंच चुके थे, एक दरगाह के पास उसे मारने की पूरी प्लानिंग सेट थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोड़ पर दिल्ली से आए एक रहस्यमयी फोन कॉल ने उस मिशन को भी रद्द करवा दिया। आज भी दाऊद इब्राहिम कराची में कहीं सुरक्षित बैठा है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या इंटरनेशनल जासूसी के इन गहरे अंधेरे रास्तों और इतनी सारी जटिलताओं के बीच दाऊद इब्राहिम को कभी उसके किए की सजा मिल पाएगी? आप क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज के एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।